नमस्कार दोस्तों, अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बुक की क्लास के सीरीज में आज की क्लास होगी शीत युद्ध और सोवियत संघ के विघटन से संबंधित। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो 4 युग्म दे रखे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले आएगा सीटो जो 1954 का है, नाटो जो 1949, वार्सा पैक्ट जो 1955 में हुआ था, अंजुस है जो 1953। तो यह 1953 में नहीं बल्कि 1951 में हुआ था। तो अंजुस नामक जो संगठन बना था यह बना था 1951 में। 1953 4 नंबर ऑप्शन जो इसका गलत है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व अमेरिका ने मिलकर 1951 में अंजुस नामक संगठन बनाया था। सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बैंकॉक में है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। प्रारंभ में कुल 12 सदस्य थे। वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय मॉस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में गोबार्चेव द्वारा अपनाई गई पेरेस्ट्रोइका की नीति का क्या अर्थ है। तो सोवियत संघ में गोबार्चेव द्वारा अपनाई गई पेरेस्ट्रोइका नीति का क्या अर्थ है। तो यह सुधार नीति है। गोर्बाचेव 11 मार्च 1985 ईस्वी को सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका व ग्लासनोस्त नीतियों के माध्यम से सोवियत समाज को नवीन समाज की ओर अग्रसर किया था। पेरेस्ट्रोइका पुनर्गठन या पुनर्रचना। ग्लानोस्त है जो इसका तात्पर्य है खुलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी राजनेता जिसने प्रबल तरीके से कगारवाद की नीति का अवलंबन किया था। तो अमेरिका राजनेता कौन थे जिसने प्रबल तरीके से कगारवाद की नीति का अवलंबन किया। तो वह थे जॉन फोस्टर डलेस। आइजोन होवर के समय यूएसए के विदेश मंत्री बने फोस्टर डलेस 1953 से 59 में कगारवाद या अस्थिरता की नीति या ब्रिकमैनशिप की नीति को अपनाया था। साम्यवाद के खतरे को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग कर सकता था, ऐसा इस नीति का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना से शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तो शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत कौन सी घटना से मानी जाती है। तो यूनान के गृह युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप के निर्णय से जो शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। यूनान में सत्ता को लेकर गृह युद्ध चल रहा था, जिसमें साम्यवादियों का हाथ था। यहाँ पर खुले तौर पर दो गुट बन गए थे, एक पूर्वी गुट और एक पश्चिमी गुट। इसी वजह से यूनान संकट को शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर डब्ल्यू ईवी ड्वाइस कौन थे। तो डॉक्टर डब्ल्यू ईवी ड्वाइस कौन थे। तो यह थे एक नेता थे जो काले लोगों के हितों के लिए संघर्षरत रहे थे। अमेरिका के प्रसिद्ध इतिहासकार व सामाजिक कार्यकर्ता जो आजीवन काले लोगों के लिए संघर्ष करते रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्ड वार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो कोल्ड वार शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था यह क्या था, बर्नार्ड बरूच के द्वारा। 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड बरूच ने पहली बार कोल्ड वार शब्द का प्रयोग किया था। वॉल्टर लिपमैन ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। लिपमैन ने शीत युद्ध को कूटनीतिक शब्द कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध को मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध किसने कहा। तो शीत युद्ध को मानव मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला जो युद्ध कहा था यह कहा था फ्लेमिंग ने। नेहरू इन्होंने शांति शीत युद्ध को स्नायु युद्ध कहा। नेहरू ने जो शीत युद्ध को स्नायु युद्ध कहा था। हॉस्टल डलेस ने नैतिक मूल्यों के लिए नैतिक धर्म युद्ध का। लुई हॉल ने शीत युद्ध से शस्त्र युद्ध से भी अधिक विनाशकारी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी। तो द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री नामक जो पुस्तक थी यह लिखी गई थी लुई हॉल के द्वारा। द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री नामक पुस्तक में लुई हॉल ने लिखा है कि शीत युद्ध सशस्त्र युद्ध से भी अधिक विनाशकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से क्या है जो शीत युद्ध से संबंधित नहीं है। स्नायु युद्ध, राजनीतिक अविश्वास और वैचारिक घृणा, यह शीत युद्ध से संबंधित है। सशस्त्र संघर्ष, तो शीत युद्ध है जो सशस्त्र संघर्ष नहीं था, विचारों का संघर्ष था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध को कहा जाता है, शीत युद्ध को स्नायु युद्ध कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? शीत युद्ध के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? सही समूह से कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। शीत युद्ध के प्रमुख तत्व वैचारिक घृणा का होना, कूटनीतिक युद्ध व राजनीतिक विश्वास है। तो वैचारिक घृणा का होना यह सत्य है। दूसरा कूटनीतिक युद्ध व राजनीतिक विश्वास है। राजनीतिक विश्वास नहीं, राजनीतिक अविश्वास था, तो दूसरा जो गलत है। तीसरा दुष्प्रचार करना, जासूसी करना, यह भी सत्य है। और सैनिक प्रतिस्पर्धा, सभी एक अपनी अपनी सैनिक शक्तियां बढ़ा रहे थे, सैनिक प्रतिस्पर्धा का भी दौर था। तो एक तीन और चार, एक तीन और चार, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। शीत युद्ध के अन्य प्रमुख तत्व या विशेषताएं देखी जाए तो राजनीतिक अविश्वास था, कटु कटुतापूर्ण संबंध थे, सशस्त्रीकरण था, शांतिकालीन शस्त्र शस्त्र विहीन युद्ध था, और मैत्रीपूर्ण शत्रु या शत्रुतापूर्ण मित्र कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉल व फोंटेन के अनुसार शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो हॉल व फोंटेन के अनुसार जो शीत युद्ध की शुरुआत 1917 में ही हो गई थी। हॉल व फोंटेन के अनुसार 1917 में बोल्शेविक की क्रांति की विजय के बाद साम्यवादी विचारधारा अस्तित्व में आई। यहीं से दोनों विचारधाराओं के मध्य संघर्ष का बीज पनप गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के मध्य लड़ा गया था? तो शीत युद्ध जो पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों विचारधाराओं के मध्य हुआ था। शीत युद्ध दो विचारधाराओं के मध्य लड़ा गया। पहली थी अमेरिकी गुट या पश्चिमी गुट, या इसे कहे लोकतांत्रिक गुट या पूंजीवादी गुट भी कहा जा सकता है। दूसरा जो साम्यवादी गुट था, तो सोवियत गुट या पूर्वी गुट, या इसे अधिनायकवादी गुट कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव इतिहास में पहली बार अणु बम का परीक्षण कब किया गया? तो मानव इतिहास में पहली बार जो अणु बम का परीक्षण किया था, यह किया था जुलाई 1945 को। मानव इतिहास में पहली बार जुलाई 1945 में अमेरिका ने अणु बम का परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था शीत युद्ध की प्रकृति ट्रोट्स्की की ब्रेस्ट लिटोवस्क की में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने कहा था न युद्ध और न शांति। तो यह बात किसने कही थी? तो यह कही थी इसाक डोइसर ने। ग्रीव्स ने कहा था कि परमाणु युद्ध में शीत युद्ध संघर्ष का एक ऐसा रूप है जो कि ग्रीष्म युद्ध के स्तर पर नीचे लड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दो गुटों के बनने का क्या कारण थे? सही समूह से सही कूट चुनिए। तो शीत युद्ध के दो गुटों के बनने के क्या कारण थे? तो पहला कारण सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। दूसरा अमेरिकी संघ द्वारा बाल्कन समझौते का होना, तो यह नहीं है। तीसरा शून्यता की अवधारणा और पारस्परिक संदेह। तो पारस्परिक संदेह, शून्यता की अवधारणा और सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। तो एक, तीन और चार, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अन्य कारणों की अगर बात की जाए तो सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, विचारधारा में भिन्नता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत युग का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। शीत युग का वास्तविक प्रारंभ है जो 5 मार्च 1946 को माना जाता है। अमेरिका के मिसौरी में स्थित फुलटन नामक स्थान से चर्चिल द्वारा 5 मार्च 1946 को दिए गए भाषण से शीत युद्ध का वास्तविक आगाज माना जाता है। इस भाषण को आयरन कर्टन, फौलादी पर्दा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की दीप रेखा को प्रज्वलित रखने व ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक एंग्लो अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी चर्चिल ने। चर्चिल ने कहा था कि स्वतंत्रता की दीप शिखा को प्रज्वलित रखने व ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एंग्लो और अमेरिकी गठबंधन की आवश्यकता है। यह कथन चर्चिल ने अपने फुलटन भाषण में बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रूमैन सिद्धांत कब आया? तो ट्रूमैन सिद्धांत है जो 12 मार्च 1947 को आया था। 12 मार्च 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह घोषित किया कि अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना का प्रस्ताव यूएसए की कांग्रेस से कब पारित हुआ? तो मार्शल योजना का जो प्रस्ताव है यह यूएसए की कांग्रेस से जो प्रस्तावित हुआ था, यह हुआ था पारित हुआ था यह 3 अप्रैल 1948 ईस्वी को। यूएसए के रक्षा सचिव मार्शल ने 5 जून 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण दिया, जिसे मार्शल प्लान कहा जाता है। इसे 3 अप्रैल 1948 को यूएसए की कांग्रेस ने पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना के जवाब में रूस ने कौन सी योजना जारी की? तो मार्शल योजना के जवाब में रूस ने कौन सी योजना जारी की थी? तो मोलतेव योजना। 2 नंबर ऑप्शन।
मार्शल योजना का उद्देश्य है। मार्शल योजना का उद्देश्य यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद का प्रसार रोकना था। इसके जवाब में रूस ने मोस्तोव योजना जारी की। इसके अंतर्गत रूस ने 1947 में साम्यवादी सूचना संस्थान कोमिनफॉर्म का गठन कोमिनफॉर्म का गठन किया था, जिसका मुख्यालय बेलग्रेड में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना 1951 तक चलती रही, इसके बाद इसका स्थान किसने लिया? तो मार्शल योजना जो 1951 तक चलती रही थी, इसके बाद जो इस मार्शल योजना का स्थान लिया, यह लिया था म्यूचुअल सिक्योरिटी एक्ट। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की नाकेबंदी मार्च 1948 में किसके द्वारा की गई? तो बर्लिन की जो नाकेबंदी मार्च 1948 में की गई थी, यह की गई थी रूस के द्वारा। मार्च 1948 में रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसके बाद अमेरिका सोवियत रूस का विरोध करने के लिए नए नए सैनिक संगठनों की स्थापना करने के प्रयास करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो की स्थापना किस देश के नेतृत्व में की गई? तो नाटो की जो स्थापना है अमेरिका के नेतृत्व में की गई थी। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ तथा साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका विदेश मंत्री फोस्टर डलास ने रूस के साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए कौन कौन से उपयोग किए? सही समूह का कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे फोस्टर डलास, इन्होंने रूस के साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए थे? तो पहला, व्यापक प्रतिशोध की नीति अपनाई थी। कगारवाद या ब्रिकमेनशिप की नीति अपनाई थी। परमाणु शस्त्रों को बढ़ाया था और भय उत्पाद किया था। तो 1, 2, 3 और 4 चारों जो ऑप्शन है इसके राइट आंसर है। फोस्टर डलास ने कहा कि अमेरिका की परिसीमन नीति अपर्याप्त है। इसके स्थान पर यूएसए को आक्रामक नीति अपनानी चाहिए ताकि यूएसएसआर पीछे हटे। इस हेतु डलास ने उपयुक्त नीतियां लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ द्वारा प्रथम आणविक परीक्षण कब किया गया? तो सोवियत संघ ने जो प्रथम आणविक परीक्षण किया था, यह किया था अगस्त 1953 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए कौन से संगठन का निर्माण किया गया था? तो पश्चिमी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो संगठन बना था वह था बगदाद पैक्ट। 4 नंबर ऑप्शन। पश्चिमी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 1955 में बगदाद पैक्ट का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किस संगठन का निर्माण किया गया? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो संगठन बना था वह संगठन था सीटो। 1954 में दक्षिणी पूर्वी एशिया ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में सीटो का गठन किया था। इस संगठन का मूल उद्देश्य कंबोडिया, वियतनाम व लाओस को साम्यवादी गुट में जाने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ तथा साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई? तो पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ तथा साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए किस संगठन की स्थापना की? तो यह की थी नाटो की। 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ तथा साम्यवाद के प्रसार पर अंकुश लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्सा पैक्ट का निर्माण कब किया गया? तो वार्सा पैक्ट का जो निर्माण किया गया था यह किया गया था 14 मई 1955 को। 2 नंबर ऑप्शन। रूस द्वारा 14 मई 1955 को वार्सा पैक्ट का निर्माण किया गया, जो नाटो का प्रत्युत्तर था। इस पैक्ट के निर्माण का उद्देश्य अमेरिका तथा उसके सहयोगियों के आक्रमणों से साम्यवादी देशों को सुरक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिनो सिद्धांत किसने दिया था? तो डोमिनो सिद्धांत जो दिया था यह दिया था आइजन होवर के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन। अमेरिका राष्ट्रपति आइजन होवर ने डोमिनो सिद्धांत दिया था, जिसके तहत साम्यवाद के प्रसार बाकी देशों को बचाने हेतु पहल को रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटो कब अस्तित्व में आया था? तो सेंटो जो 1959 में अस्तित्व में आया था। 1959 में जब इराक बगदाद समझौते से बाहर आ गया तो बगदाद समझौता सेंटो कहलाने लगा। इसका मुख्यालय तुर्की की राजधानी अंकारा में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा किया गया था? तो 1956 में जो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था यह मिस्र के द्वारा किया गया था। मिस्र
दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट है। 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने पर इंग्लैंड, फ्रांस व इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया। सोवियत संघ द्वारा परमाणु युद्ध की धमकी दिए जाने पर युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुश्चेव ने 15 से 28 सितंबर 1959 को अमेरिका की यात्रा की। वे आइंजनहोवर से किस स्थान पर मिले थे? तो खुश्चेव जो 15 से 28 सितंबर 1959 को अमेरिका की यात्रा पर थे, उस समय आइंजनहोवर से मिले थे। तो आइंजनहोवर से कौन से स्थान पर मिले थे? तो कैंप डेविड स्थान पर। खुश्चेव ने आइन आइजनहोवर से कैंप डेविड मैरीलैंड नामक स्थान पर भेंट की तथा शांति की बात की। इसे इसे कैंप डेविड भावना कहते हैं। यूटू कांड के कारण कैंप डेविड भावना भाप बनकर उड़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटू कांड की घटना कब घटित हुई? तो यूटू कांड की जो घटना है यह 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान यूटू सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण तथा यंत्र पकड़े गए। यूटू विमान कांड की घटना से 16 मई 1960 को होने वाले पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता नजर आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबा संकट के समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन था? तो जो क्यूबा संकट हुआ था उसमें रूस का सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था वह था खुश्चेव। दो नंबर ऑप्शन। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर क्यूबा में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया। 5 सितंबर 1962 को यूएसओ को ज्ञात हुआ कि क्यूबा में यूएसएसआर ने अपने सैनिक अड्डे बना दिए हैं, तो उसने क्यूबा की नाकेबंदी 22 अक्टूबर 1962 को कर दी। अंत में यूएनओ के प्रयास से यह विवाद समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक डीसीएल कब स्थापित की गई? तो डीसीएल जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक जो है यह स्थापित हुई थी 1963 में। 1963 में खुश्चेव केनेडी के प्रयासों से यूएसएसआर वीएसए के मध्य हॉटलाइन डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक डीसीएल स्थापित हुई। खुश्चेव ने कहा कि समाजवाद के अनेक मार्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1963 से 79 की ईस्वी के मध्य मध्य के समय को किसने उष्ण स्थानों का शीतलीकरण कहा है? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था एडवर्ड एडवर्ड क्रेकसा ने, जो कहा था कि यह 1963 से 79 के मध्य का जो काल है यह उष्ण स्थानों का शीतलीकरण है। 1963 से 1970 ईस्वी के मध्य की तनाव स्थिरता के कारण एडवर्ड क्रेक्स ने उष्ण स्थानों का शीतलीकरण की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देतांत या डेटांट से क्या तात्पर्य है? तो यह तनाव शिथिलता। 1963 से 70 ईस्वी के मध्य का काल देतांत या डेटांट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एलटीबीटी की स्थापना 1963 में, एनबीटी की स्थापना 1968 के अंदर। इसके अलावा साल्ट फर्स्ट की स्थापना 1970 नहीं बल्कि 1969 में हुई थी, और साल्ट टू है जो 1972 में। तो 3 नंबर है जो इसका गलत है, 1970 नहीं 1969 आएगा। साल्ट फर्स्ट 1969 में हुई थी, जिसका पूरा नाम स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स है। यह ब्रेजनेव यूएसएसआर व निक्सन यूएसए के मध्य संपन्न हुई थी। एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि अगस्त 1963 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब इजराइल युद्ध कब लड़ा गया? तो अरब और इजराइल का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1967 ईस्वी में। 1967 में अरब इजराइल युद्ध हुआ, जिसमें सोवियत संघ ने अरबों का साथ दिया। इजराइल विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देतांत या डेटांट का चरम काल कहलाता है? तो डेटांट का चरम काल कहलाता है। डेटांट का जो चरम काल है वो है हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन है जो डेटांट का चरम काल है। हेलसिंकी सम्मेलन जो 1973 से 75 में हुआ को डेटांट का चरम काल माना जाता है। निक्सन ने 1972 में बीजिंग यात्रा की थी। यहाँ पर यूएसए व चीन के संबंध सुधारने की बात की गई। ग्लासगो सम्मेलन जो 1967 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्को बोन समझौता। मास्को बोन जो समझौता है यह समझौता किस किस के मध्य संपन्न हुआ था? तो मास्को बोन जो समझौता है यह हुआ था सोवियत संघ व पश्चिमी जर्मनी के मध्य।
1970 में यूएसएसआर व पश्चिमी जर्मनी के मध्य हुआ, जिसके द्वारा सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी ने शक्ति प्रयोग का परित्याग करने का निश्चय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्सन सिद्धांत कब आया था? तो निक्सन सिद्धांत 1972 में। निक्सन सिद्धांत, क्षेत्रीय शक्तियों को हथियार व सैन्य आपूर्तियां दो और उनको मजबूत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीमित प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है यह दिया था ब्रेजनेव ने। 3 नंबर ऑप्शन। ब्रेजनेव ने 1969 में कहा था कि सीमित सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जो भी साम्यवादी देश है उसे यूएसएसआर के निर्देश मानने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव की कौन कौन सी नीतियां जिम्मेदार थी? सही समूह को कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो जो सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव की कौन कौन सी नीतियां जिम्मेदार थी? तो सबसे पहली नीति डीमोक्रेटाइजेशन, न्यू पॉलिटिकल थिंकिंग, उस्क्रोनी और ग्लास्तनोस्त। ये चारों ये जो नीतियां जो सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन इसके राइट है। 1, 2, 3, 4 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य देखा जाए तो पेरेस्ट्राइक जो पुनर्निर्माण की नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 26 जनवरी 1991 को, 26 दिसंबर 1991 को। 3 नंबर ऑप्शन। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ से स्वतंत्र होने वाले प्रथम 3 देश कौन से थे? तो सोवियत संघ से स्वतंत्र होने वाले प्रथम 3 जो देश थे वो थे लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलावेजा घोषणा पत्र के तहत कितने देश यूएसएसआर के जो स्वतंत्र हुए थे? तो बेलावेजा घोषणा पत्र के तहत कितने देश स्वतंत्र हुए थे? तो 15 देश है जो स्वतंत्र हुए थे। बेलावेजा घोषणा पत्र 8 दिसंबर 1991 को जारी किया गया, जिसके तहत यूएसएसआर से 11 देश स्वतंत्र हो गए, जबकि अहलमाटा घोषणा के द्वारा यह तय हुआ कि इन 11 देशों का एक संघ सीआईएस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का कौन सा प्रभाव नहीं था? तो सोवियत संघ के विघटन के जो प्रभाव थे इनमें से कौन सा जो उसके प्रभाव नहीं था? तो वह था विश्व में अब द्विध्रुवीय व्यवस्था प्रारंभ करना। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार का पतन कब हुआ? तो बर्लिन की दीवार का पतन नवंबर 1989 को। नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार भी जनता द्वारा ढहा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्सा पैक्ट कब भंग किया गया? तो वार्सा पैक्ट जो जुलाई 1991 में भंग किया गया था। जुलाई 1991 में सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप के 7 साम्यवादी देशों का सैन्य संगठन वार्सा पैक्ट भी भंग कर दिया गया। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों के मध्य कटुतापूर्ण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध जैसी संज्ञा का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। ऑरवेल ने अपने एक निबंध में कोल्ड वॉर अर्थात शीत युद्ध की संकल्पना प्रकट की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका व रूस के मध्य चली प्रतिस्पर्धा के संबंध में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने 1947 ईस्वी में किया था। अकादमिक जगत में विधिवत रूप से इस संज्ञा शीत युद्ध का प्रयोग अमेरिका के ही लेखक पत्रकार वॉल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक कोल्ड वॉर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मार्शल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से सही कथन कौन कौन से? मार्शल योजना से संबंधित सही कथन बताने हैं कि कौन कौन से कथन है जो मार्शल योजना से संबंधित सही है। यह यूरोपीय रिकवरी प्लान ईआरपी के रूप में जाना जाता है, तो यह सत्य है। जहां कहीं भी आवश्यकता थी इसमें आर्थिक और वित्तीय सहायता का प्रस्ताव था, तो यह भी सत्य है। तीसरा, यह ग्रेट डिप्रेशन आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में घोषित की गई ताकि उबरने की कोशिश करने वाले यूरोपीय देशों की मदद की जा सके, तो यह बात है जो गलत है। तो 1 और 2 सही है और तीसरा है जो गलत है। 1 और 2 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
3 अप्रैल 1948 को अमेरिका के रक्षा सचिव मोर्सल ने यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम ईआरपी के रूप में मार्शल योजना प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देश आर्थिक रूप से बदहाल हो चुके हैं, इनका आर्थिक पुनर्निर्माण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि वियतनाम के संबंध संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो वियतनाम से संबंधित दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने यहूदी आंदोलनों के नेताओं से वायदा किया कि यह अरबों की एक जमीन में से फिलिस्तीन को यूरोप से आने वाले यहूदी अधिवासियों के लिए आवंटित करेगा। तो यह सत्य है। दूसरा कारण में दे रखा कि ब्रिटिश सरकार ने यहूदी राज्य को नजदीकी स्वेज नहर के लिए किसी भी अरब खतरे के प्रति अवरोध के रूप में देखा था। तो कारण आर भी सत्य है। तो ए और आर दोनों है जो इसके बिल्कुल राइट है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन की जो घटनाएं है, इन घटनाओं को हमें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहली जो घटना है वो है लिथुआनिया और लात्विया में राष्ट्रवादियों के खिलाफ सोवियत सेना का इस्तेमाल करना। तो यह सबसे पहले आएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा जॉर्जिया द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। फिर मास्को से मोटे तौर पर स्वतंत्र सोवियत गणराज्यों के स्वैच्छिक संघ बनाने का गोर्बाचोव का प्रस्ताव। और सबसे लास्ट में आएगा क्रीमिया में गोर्बाचोव की गिरफ्तारी। तो 4 2 3 और 1 4 2 3 और 1 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले बोथा की रियासतें, फिर राष्ट्रमंडल के कड़े प्रतिबंध और फिर अमेरिकी कांग्रेस का दक्षिणी अफ्रीका को कर्ज बंद करने का फैसला। तो ये तीनों ही है जो क्रम वाइज ये 1 2 3 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो अफ्रीका से संबंधित यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, जिसमें पहला कथन है कि यूरोपीय शक्तियों की वापसी होने के बाद कई अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध भड़क उठे। तो ये बात सत्य है कि यूरोपीय शक्तियों की वापसी होने के बाद कई अफ्रीका देशों में गृह युद्ध भड़क उठे थे। इसका कारण यह था कि अफ्रीकी देशों में कई ऐसी जनजातियां जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा से ज्यादा निष्ठा अपनी जनजाति के प्रति दिखाती है। तो यह कारण इसका बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शीत युद्ध समय और विश्व संकट वर्ष से मेल नहीं खाता है। तो शीत युद्ध के समय की जो घटनाएं और सामने जो ईयर दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहला आता है स्वेज नहर संकट। स्वेज संकट जो 1956 का है, ये सत्य है। दूसरा कोरिया युद्ध जो 1950 से 53 चला था, यह भी सत्य है। द हंगेरियन राइजिंग, तो द हंगेरियन राइजिंग जो क्रांति हुई थी, यह हुई थी 1956 के अंदर, ना कि 1953 में। तो यह 1956 की है। तो तीसरा जो गलत है। चौथा फिलिस्तीन 1947, यह भी सत्य है। तो 1 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो गलत है। द हंगेरिया राइजिंग 23 अक्टूबर से 4 नवंबर 1956 को, जिसे हंगेरियन क्रांति भी कहा जाता है, हंगेरियन पीपुल्स रिपब्लिक सरकार और समुदाय के खिलाफ एक देश भाईचारा क्रांति का प्रयास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन ने किस वर्ष रूसी संघ छोड़ दिया था। तो यूक्रेन ने जो 1 दिसंबर 1991 को रूसी संघ छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकट दुनिया के दो प्रमुख गुटों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध का हिस्सा नहीं था। तो इसमें से कौन सा संकट है जो इन दोनों जो शीत युद्ध चल रहा था, इस शीत युद्ध का हिस्सा नहीं था। वह शीत युद्ध के समय था लेकिन शीत युद्ध का हिस्सा नहीं था। तो वह था स्वेज नहर संकट। स्वेज नहर संकट है जो इस शीत युद्ध का, जो ये दो गुट थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों का ही हिस्सा नहीं था। 3 नंबर ऑप्शन। स्वेज नहर संकट 1956 में उत्पन्न हुआ। मिस्र में 1956 में जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो ब्रिटेन व फ्रांस ने आपत्ति जताई, क्योंकि इस्माइल पाशा ने स्वेज नहर की पूरी हिस्सेदारी ब्रिटेन, जो बड़ा साझेदार था, वह फ्रांस को बेच दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना निम्नलिखित में से किस मान्यता को स्वीकार करती है। तो नाटो की स्थापना जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकता के लिए क्षेत्रीय
गठजोड़ प्रधान की मान्यता को स्वीकार करती है? 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश पहला देश था जिसने अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए सोवियत संघ से संपर्क स्थापित किया था? तो कौन सा ऐसा लैटिन अमेरिका का पहला देश था जिसने अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए जो सोवियत संघ से संपर्क स्थापित किया था? तो वह था मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय समुदाय किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यूरोपीय समुदाय जो 1967 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक विश्व व्यवस्था के संबंध में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदेश एनआईईओ क्या था? तो आर्थिक विश्व व्यवस्था के संबंध में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदेश जो था एनआईईओ, यह क्या था? तो यह जो था यह था विकासशील और विकसित देशों के मध्य विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक नई आर्थिक योजना। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय समुदाय के संबंध में 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो यूरोपीय समुदाय से संबंधित 2 कथन है। पहला कथन है कि यूरोपीय समुदाय एक सुरक्षा संगठन बनने से बहुत दूर था। तो यूरोपीय समुदाय जो एक सुरक्षा संगठन बनने से बहुत दूर था, यह बात सत्य है। दूसरा कारण आर, यूरोपीय समुदाय ने आंशिक रूप से जर्मन राष्ट्रवाद को नियंत्रण और प्रसार करने का प्रयास किया था। तो यह बात भी सत्य है, लेकिन यह जो कारण है इस कथन की व्याख्या नहीं है। तो ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कब यूरोपीय संघ के रूप में गठित किया गया था? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कब यूरोपीय संघ के रूप में गठित किया गया था? तो यह किया था 1 नवंबर 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1980 के दशक में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पेरू को नए क्रेडिट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था? तो 1980 के दशक में कौन से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पेरू को नए क्रेडिट के लिए अयोग्य घोषित किया था? तो वह एजेंसी थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेनेजुएला के प्रसिद्ध नेता का नाम है? तो इनमें से वेनेजुएला के प्रसिद्ध नेता का नाम कौन सा है? तो वह सिमोन बोलीवर। 2 नंबर ऑप्शन। जोस डी सेन मार्टिन 1778 से 1850 अर्जेंटीना निवासी थे। स्पेन में शिक्षा हुई थी। चिली 1818 अर्जेंटीना व पेरू को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साइमन या सिमोन बोलीवर वेनेजुएला का धनी व्यापारी था जिसने दक्षिणी अमेरिका के 6 देशों को स्पेनी दासता से आजादी दिलाई थी। फिदेल कास्त्रो एक साम्यवादी राजनीतिक था जो 1959 से लेकर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार और सहायता जो नए देशों के लिए फायदेमंद माना जाता है, वास्तव में राष्ट्रों के संसाधनों पर हावी होने और शोषकों के लाभ के लिए उपयोग करने की एक आड़ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया था कि व्यापार और सहायता जो एक नए देशों के लिए फायदेमंद माना जाता है, वास्तव में राष्ट्रों के संसाधनों पर हावी होने और शोषकों के लाभ के लिए उपयोग करने की एक आड़ है। तो यह कथन दिया था नासिर ने। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में यह कथन का प्रयोग हुआ था? तो यह हुआ था पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। इसके लिए इस कथन का प्रयोग किया गया था कि लोहे का पर्दा उठ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटो वास्तविक रूप से जाना जाता है। तो सेंटो वास्तविक रूप से बगदाद पैक्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ संगठन के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका संबंध किससे है ये बताना है, सुमेलित करना है। सबसे पहला आता है नाटो। नाटो जो है ये पश्चिमी लोकशाही देशों का लश्करी संगठन है। तो नाटो जो पश्चिमी लोकशाही देशों का लश्करी संगठन है। दूसरे नंबर पर है सीटो। सीटो जो साम्यवादी विस्तारवाद के सामने संरक्षणवाद के लिए स्थापना की गई। तीसरा है सेंटो। सेंटो जो भिन्न भिन्न अरब देशों से जुड़े हुए हैं और यूएनओ जो है एक विश्व संस्था है। तो 4 3 2 और 1। 4 3 2 और 1। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत ने साम्यवाद को फ्री वर्ल्ड के लिए एक खतरे के रूप में घोषित किया है? कौन से सिद्धांत ने साम्यवाद को फ्री वर्ल्ड के लिए एक खतरे के रूप में घोषित किया है? तो ट्रूमैन। 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? पहला, 1948 में वर्मा को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया और उसके तत्काल बाद शीत युद्ध में वर्मा ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का समर्थन किया था। तो पहला ऑप्शन है जो गलत है। दूसरा है कि 1948 में वर्मा संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गया, पर उसने कोरिया युद्ध में चीन को आक्रामक के रूप में दोषारोपित करने से इनकार कर दिया था। तो यह बात है जो सत्य है। तो एक गलत है और दो सही है। एक गलत और दो सही, केवल दो सही। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था? तो 1947 में जो ट्रूमैन सिद्धांत घोषित किया था, वह कौन से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था? तो यह सोवियत संघ का परिरोधन। 1 नंबर ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को एक घोषणा की कि साम्यवाद का खतरा सभी स्वतंत्र देशों को है। अमेरिका विश्व का शक्तिशाली देश होने के नाते ऐसा होने नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने किस वर्ष राष्ट्रसंघ का परित्याग किया? तो जापान ने राष्ट्रसंघ का परित्याग किया था 1933 ईस्वी में। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं दे रखी है, इन घटनाओं को हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगी वो आएगी जर्मनी का राष्ट्रसंघ में प्रवेश, फिर जर्मनी का राष्ट्रसंघ से बहिर्गमन और उसके पश्चात सोवियत संघ का राष्ट्रसंघ में प्रवेश। सबसे पहले जर्मनी ने राष्ट्रसंघ में प्रवेश लिया, फिर जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से बहिर्गमन किया और उसके पश्चात जो सोवियत संघ ने राष्ट्रसंघ में प्रवेश लिया। तो 1, 3 और 2, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के गठन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा नेता था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन के गठन के बाद लीग नेशन के गठन के पीछे जो नेता था वह था वुड्रो विल्सन। 1 नंबर ऑप्शन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव 1919 ईस्वी में पेरिस शांति सम्मेलन में रखा गया, जबकि इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। प्रारंभ में इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित था। और इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन व तीसरे विश्व युद्ध का उदय। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्लास के ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे और 3 चैप्टर और बचेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण तिथियां, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण कथन जो विद्वानों के द्वारा महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं वो, और एक क्लास में होगी विद्वानों की महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो 3 क्लास से वो होगी और एक क्लास कल की होगी जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन व तीसरे विश्व युद्ध का उदय। तो आप आगे की क्लासें भी देखना और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेवे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।